हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक और न्यूमेरिकल सीरीज़ की, और ये हमारा पार्ट नंबर 14 वीडियो। इससे पहले 13 वीडियो आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस में न्यूटन की गति के नियम। दोस्तों, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से हम जो प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी के पेपर हैं उनमें साइंस के क्वेश्चन उनको भी मैं करने वाला हूँ यहाँ पर आपके सामने सॉल्व। तो आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीक से सोच रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि अच्छा रहेगा, और उसके लिए आप कितने लोग उसके लिए उत्साहित हो कि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, केमिस्ट्री के सारे, वो मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट आपके सामने पूरे करवाऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी बल की। तो बल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, बल या फोर्स वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। यानी कि कोई वस्तु रखी हुई है ना, जैसे आपके घर में चेयर रखी हुई है, बहुत सारे सामान रखे होंगे, ठीक है। तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन करता है, जो भौतिक राशि उसकी स्थिति में चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स या बल। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम। और पहले नियम पर चलते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम है इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, स्थिर अवस्था का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, मान लीजिए आपका पंखा है, ठीक है, आपका फ़ैन है, सप्लाई नहीं आ रही है, वो स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर ही रहेगा। और अगर वह निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गतिशील है, मान लीजिए पंखा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, यानी कि वो लगातार राउंड पे राउंड किए जा रहा है, तो वह लगातार अपनी गति को कंटिन्यू रखेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपका कोई पंखा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो वो क्या है, एक स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर ही रहेगा। कब तक? जब तक बाह्य बल का मतलब जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण उसमें क्या होगा, उसमें वहाँ पर राउंड करना शुरू होगा। तो जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं देंगे वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा। और अगर गतिशील है, मान लीजिए वो चक्कर कर रहा है, यानी कि बाह्य बल उस पर नहीं लगाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया तो क्या करेगा, फिर घर्षण उस पर लगने लग जाएगा, तो उसके कारण उससे गति है वो रुक जाएगी। तो यानी कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, यानी कि रनिंग मूवमेंट में है, तो वो रनिंग रहेगी। और अगर वो स्थिर है, मतलब स्टॉप, बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, यानी कि बाहर से हमको उस पर बल ना लगाए तब तक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। और आपसे पूछा है ये न्यूटन के कौन सी गति का नियम है, या आपसे पूछता है न्यूटन की गति का पहला नियम निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, पहला जो आपका जो एग्जाम्पल है वो है, देखिए, मान लीजिए हम किसी बस में या किसी कार में चल रहे हैं, तो अचानक से अगर उस बस में ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि जड़त्व के नियम के कारण होता है, ठीक है। जब हम किसी भी वस्तु के कांटेक्ट में पूरी तरह नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से जब वस्तु उसमें अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जो पैर हैं वो तो क्या है, बस या कार जिसमें हम बैठे हुए हैं उसके साथ साथ रनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर है वो क्या कर रहा है, उसके संपर्क में नहीं है। इस वजह से हमारा जो ऊपरला शरीर है अचानक से ब्रेक लगाएंगे, जड़त्व के नियम के कारण आगे की ओर झुकेगा। दूसरा, कंबल है, कोई भी आपके पास कोई भी कपड़े हैं, तो आप उसको डंडे से पीटेंगे, ठीक है, डंडे से पीटेंगे तो होता क्या है, उसमें से धूल के कारण आप देखे होंगे बहुत सारे वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर क्यों निकलते हैं, वो है इसका कारण जड़त्व का रूल, ठीक है। तीसरा, अचानक किसी पेड़ को आप हिलाएंगे, मान लीजिए कोई पेड़ है उसमें बहुत सारे फल लग रहे हैं, है ना, तो आप उसको हिलाएंगे तो उसमें से देखिए फल गिर सकते हैं, पत्तियाँ, फूल आदि गिर सकते हैं ना। तो ऐसा किस लिए होता है, जड़त्व के नियम के कारण, ठीक है। चौथा रूल देखते हैं, वो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। घोड़े पर बैठे किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ है, तो अगर अचानक से घोड़ा रनिंग करता है ना, तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पैर है ना नीचे की तरफ, वो तो घोड़े के संपर्क में है, लेकिन ऊपर का शरीर है ना, गर्दन है, धड़ है, वो उसके संपर्क में नहीं है। तो वो क्या करता है, जड़त्व के नियम के अनुसार वो क्या करेगा, पीछे की ओर गिर पड़ेगा। तो ये था आपके 4-5 एग्जाम्पल्स, और आशा करता हूँ आपको जो पहला नियम है वो समझ आ गया होगा। देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम एक तरह से थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का है। देखिए, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है उसके संवेग में परिवर्तन करे,
है ना। तो संवेग में जो परिवर्तन दर है ना, जो स्पीड है, ठीक है, दर है, वो क्या होगी, आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये उसके आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब देखिए दोस्तों, पहले से हमको पता होना चाहिए संवेग होता क्या है। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का वेग होता है ना, और उस वस्तु का द्रव्यमान, दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग P बराबर क्या हो जाएगा, mv, ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा, mv। और अगर संवेग का मात्रक हमसे पूछे तो देखिए mv, यानी कि यह है मास, यह है वेग। तो मास का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दूसरे नियम को हम सिद्ध करते हैं थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि संवेग में परिवर्तन दर। तो मान लेते हैं पहला जो वेग था वो शुरू में u था, बाद में v हो गया, ठीक है। तो संवेग क्या होता है mv। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, पहले mv था फिर mu, तो mv माइनस mu, ठीक है। तो m कॉमन ले लिया, v माइनस u। अब देखिए परिवर्तन की दर, जब भी दर आए ना तो उसमें समय का भाग लगाना है। तो परिवर्तन दर क्या होगी, mv माइनस u बटे t। और ये जो होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो हमने लिख लिया F समानुपाती mv माइनस u अपॉन टी। अब देखिए हम जानते हैं जो v माइनस यू अपॉन टी है वो त्वरण के बराबर होता है, यानी वेग में परिवर्तन दर त्वरण के बराबर होती है। हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ F समानुपाती ma। अब देखिए जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं एक भी स्थिरांक कोई सा भी। तो यहाँ पर मैंने k स्थिरांक लगा दिया। अब देखिए k जो स्थिरांक है उसकी वैल्यू है वो अलग अलग होती है। अगर मैं मान लूँ k की वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन हो जाएगा F बराबर ma, ठीक है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है फिजिक्स में, आपको इसको याद कर लेना है, बहुत से न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आने वाले हैं आगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, F जो होता है वो होता है फोर्स, M होता है वो होता है मास यानी द्रव्यमान, A होता है त्वरण एक्सेलरेशन, ठीक है। बल के बारे में थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं। बल जो होता है उसका मात्रक अगर हम यहाँ से निकालें, वैसे तो देखिए दोस्तों न्यूटन इसका मात्रक होता है, लेकिन अगर इसके अन्य मात्रक निकालें तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल ma। तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा ma। और देखिए m होता है मास यानी कि किलोग्राम, और a होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दूसरे जो गति का दूसरा नियम है, इसके आधारित एक एग्जाम्पल। देखिए हम बहुत सारे क्रिकेट मैच खेलते भी हैं और देखते भी हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई कैच आता है तो बॉलर जो वहाँ पर जो भी फील्डर होता है, ठीक है, जो भी क्षेत्र रक्षक होता है वो क्या करता है, उस बॉल को हवा में डायरेक्ट कैच नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और फिर कैच कर देता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अब इस मैच को अच्छी तरह देखिए यहाँ पर इस बॉल को आप देखेंगे तो देखिए कैच जब भी लेते हैं तो हाथों को थोड़ा सा पीछे लेते हैं। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा और स्लो मोशन में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जब भी कैच लेते हैं ना, तो जब कैच लेते वक्त आपने बहुत बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा, यहाँ पर जो कैच करते वक्त हाथों को पीछे लिया जाता है। अब देखिए इसके पीछे जो साइंस है वो मैं आपको, इसके पीछे की साइंस देखिए यही है दोस्तों, क्योंकि F बराबर होता है ma। अब यहाँ पर देखिए ए होता है एक्सेलरेशन यानी कि वेग में परिवर्तन दर, यानी कि जितना वेग यहाँ पर एक्सेलरेशन जितना कम होगा, त्वरण जितना बॉल का कम होगा, पीछे को लेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर इजी रहेगा, एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा। इस वजह से जो फोर्स है, यानी कि जब उस जो भी बॉल वहाँ पर जो फील्डर है उस बॉल को हाथ से पकड़ेगा तो उसके ऊपर बल कम लगेगा, यानी कि हाथ पर चोट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, उस पर फोर्स नहीं लगता है। इस वजह से क्रिकेट खेल में क्षेत्र रक्षक है बॉल को कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर लेता है। चलिए देखते हैं इसके तीसरे नियम को, और तीसरा नियम है जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन। देखिए एक्शन रिएक्शन का जो ये रूल है, ये मतलब लॉ है, वो ये कहता है कि प्रत्येक हम जो भी कार्य करते हैं ना, तो उस कार्य को करने के लिए हम जो बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं ना उसके एक विपरीत और समान मात्रा में एक प्रतिबल कार्य करता है। यानी कि जो कार्य हम करते हैं, जो क्रिया हम करते हैं, उसके प्रति एक क्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान उसकी एक विपरीत क्रिया होती है। मान लीजिए हम किसी चीज़ के धक्का लगाते हैं ना, तो वो हमारे ऊपर धक्का लगाती है। चलिए इसके एग्जांपल्स को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से। देखिए पहला, जब हम किसी ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है ना, या किसी ट्रॉली या किसी हाथ के ठेले को धक्का लगाते हैं, तो हमारा जो पेशीय बल है वो हमको लगाना पड़ता है। लेकिन होता क्या है इस स्थिति में, जब हम किसी मिट्टी के ऊपर चलते हैं
तो मिट्टी हमारे ऊपर बल लगाती है, यानी कि हम मिट्टी को पीछे की ओर धकेलते हैं तब जाके हम आगे की ओर जाते हैं। ये इसके ऊपर साइंस है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी धरती की सरफेस पर चलते हैं तो हम चलते हैं आगे की ओर, लेकिन हम पैरों से पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, यानी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हम देते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, उसको देखिए। पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ और पैरों को पीछे की ओर करता है, ये भी इसी का ही है। यानी कि जब भी कोई तैराक देखिए पानी में तैरता है तो वो आगे की ओर जाता है, लेकिन पानी को ना वो अपने हाथों से और पैरों से काटता है और पीछे की ओर धकेलता है, तब जाके वो आगे की ओर पहुंचता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जब कोई नाविक है वो नाव चला रहा होता है तो उस समय देखिए नाव को आगे की ओर उसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो नाव है उसके पानी को, यानी कि नदी है समुद्र के पानी को वो काटता है और पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तब जाके उसकी नाव है वो आगे की ओर पहुंचती है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है वायुयान से रिलेटेड। देखिए वायुयान है, वायुयान जब चलता है तो उसमें संवेग संरक्षण होता है। तो वायुयान आपने देखा होगा, वायुयान में जो ईंधन होता है वो बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। कोई भी वायुयान जा रहा है तो वायुयान से जब वो हवा के रूप में बाहर की ओर जाता है तो हवा तो निकलती है बाहर की ओर, लेकिन वायुयान की तरफ धक्का लगता है उसके विपरीत ओर। इस वजह से वायुयान है वो आगे की ओर गति करते हैं। कोई भी वायुयान होता है, आप देखते होंगे इतनी सारी फ्लाइट्स वगैरह, उनमें यही रूल्स लागू होता है। रॉकेट होता है उसमें यही रूल लागू होता है। रॉकेट में जो धुआं होता है ना, उसका जो ईंधन है वो तो पीछे की ओर निकलता है, लेकिन उस धुआं के प्रतिक्रिया लगती है और वो आगे की ओर खिसक जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो यह है जब कोई बंदूक से गोली दागी जाती है तो आपने देखा होगा गोली है वो तो आगे चली जाती है, लेकिन उस गोली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बंदूक है वो पीछे की ओर हटती है थोड़ी सी, आपने देखा होगा। तो ये है आपका क्रिया प्रतिक्रिया के रूल्स के उदाहरण। इसके बाद में देखिए रॉकेट की और डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट के पिछले भाग से गैसें हैं अत्यधिक तेज़ गति से बाहर की ओर निकलती हैं, और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस है जो वो निकलती है तो वह रॉकेट पर एक प्रतिक्रिया बल लगती है। इस कारण जो रॉकेट है ऊपर की ओर दोस्तों उड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल्स है। तो देखते हैं दोस्तों, एक इजी सा न्यूमेरिकल है। देखिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता हमको होने वाली है। यानी कि हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। यानी कि आपको देखिए मास दे रखा है, वजन दे रखा है 5 किलोग्राम, ए त्वरण का मान दे रखा है, बल का मान पूछा है, तो बिल्कुल सीधा F बराबर ma, यानी कि फोर्स बराबर F बराबर ma। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं यहाँ पर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साइंस के, तो आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो क्लास 9th है उसका सिलेबस लगभग कंप्लीट सा होने वाला है, इस वीक में इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी साइंस के आए हुए हैं सारे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।